ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाया, ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। सभी को नमस्ते, सुप्रभात, नमस्ते। हरिहर। बाबा जी को शत शत नमन और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, योगेश भैया जी के प्रति आदर भाव। आज के इस मंगल बेला में मानवीय शिक्षण शोध संस्थान अंतर्गत परिवार सहज अभ्यास केंद्रित 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में आप सभी का आपके परिवारजनों के साथ बहुत बहुत स्वागत। और चूंकि आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और स्नेह की डोर को मजबूत बनाए रखने की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ जुड़े हैं पुष्पेंद्र भैया। भैया, आप इस सत्र में आपका इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। भैया, इस कार्यक्रम के बारे में आपको अवगत कराना चाहेंगे। यह पठन कार्यक्रम सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। यह पठन कार्यक्रम पिछले 5 माह से शुरू है और इसमें लगभग 100 से अधिक लोग जुड़े हैं। सभी अध्ययनार्थियों को लगभग 6 ग्रुप्स में विभाजित करके शाम के सत्र में पुस्तक वाङ्मय का पठन कार्यक्रम शुरू है। इस रात्रकालीन पठन में अभी तक विकल्प, अध्ययन बिंदु तथा जीवन विद्या एक परिचय इन पुस्तकों का पठन हो चुका है और सुबह के सत्र में आदरणीय अंकित भैया जी ने जीवन विद्या एक परिचय को हमारे सामने सारांश रूप में रखे हैं तथा आदरणीय श्रवण कुमार भैया द्वारा मानव व्यवहार दर्शन पुस्तक परिचय के साथ सारांश रूप में मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है ताकि सभी अध्ययनार्थियों को पुस्तक पठन में सुलभता हो। बस इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस सप्ताह में मानव कर्म दर्शन पुस्तक के विस्तृत वाचन के पूर्व तैयारी हेतु हमारे साथ जुड़े हैं पुष्पेंद्र भैया जी। तो हमें आज से 5 दिनों के लिए भैया मार्गदर्शन करेंगे। तो भैया जी, आप अपना संक्षिप्त में परिचय रखें और सत्र को शुरू करें। पुष्पेंद्र भैया जी। जी दीदी, सभी को पुनः नमस्ते। एक बार फिर से कंफर्म करना चाहूंगा कि मेरा आवाज ठीक पहुंच रहा है कि नहीं। जी भैया, बढ़िया, आवाज भी बढ़िया है और वीडियो भी ऑन है। धन्यवाद जी। जी जी। तो पूज्य बाबा जी और माता जी को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। और पहले सत्र शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जैसे मैं भी एक अध्ययनार्थी हूँ और मुझे 5 वर्ष मानव तीर्थ में अभी पूरा हुआ है। मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से ही हूँ, लोकल छत्तीसगढ़ का। यहाँ पर मानव तीर्थ से मेरा घर लगभग 1 घंटे का ही रास्ता है। तो मैं जब अपना परिचय देता हूँ तो ये कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये ज्ञान मेरे घर तक चल के आए, क्योंकि इतने नज़दीक में इतना बड़ा केंद्र होना
मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। तो और मेरी शिक्षा के दौरान ही मुझे विद्या से परिचय हुआ। मैं जब सेकेंड ईयर में था, बीबीए कर रहा था, उसके दौरान ही समाधान महाविद्यालय से मुझे, जो अवधेश बिहार जी का कॉलेज है, वहां से मुझे इस विद्या का परिचय हुआ। और फिर लगा कि इसको एक बार समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, ये मेरी आवश्यकता है। ऐसा किसी एक अंश में भास जैसा हुआ, और फिर इसकी तलाश में लग गए। फिर छुट्टी जाना हुआ, छुट्टी में कुछ समय वहां भी रहा, वहां रह के अध्ययन किया। उसके बाद फिर और स्थायी रूप से इसकी पठन के लिए जिज्ञासा बनी, और समझने के लिए जिज्ञासा बनी। उसके बाद फिर मैं मानव तीर्थ ज्वाइन कर लिया। तो जुलाई 2019 में मानव तीर्थ आया था, और आज मुझे लगभग 5 साल पूरा हो चुका है मानव तीर्थ में। तो एक तो ये है कि मैं पूरा हो गया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप लोगों ने मुझे प्रस्तुति के लिए अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि मैं इस प्रस्तुति को अपने अध्ययन के गति के रूप में स्वीकारता हूँ, न कि इससे अभी बहुत बड़ा निष्कर्ष चला जाए आप लोगों तक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे मैं सहयोगी हो सकूं? मैंने जो अब तक अध्ययन किया है, या एक पठन या श्रवण किया है, और उससे जो मेरी तर्क रूप में समझ बनी है, उसको मैं रखने का प्रयास करूंगा। हो सकता है इसमें कभी कहीं कमी भी दिखे आप लोगों को, तो आप लोग उसको जरूर अच्छे से ध्यान दीजिए। और कभी ऊपर नीचे होता है कॉन्सेप्ट में, तो मुझे भी अवगत कराइए, मुझे भी जरूर बताएं। तो मैं आप लोगों के जैसे ही एक सामान्य अध्ययनार्थी हूँ, और इस क्रम में अभी साथ साथ चल रहा हूँ। ये कुछ मेरी भूमिका रही है। तो पुनः सभी को नमस्ते। तो दीदी, सत्र शुरू करें, कर्म दर्शन। जी भैया जी, जरूर। वैशाली दीदी। जी। 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 आपके जो जितने लोग जुड़ना चाहते थे, सभी लोग जुड़ गए कि कुछ वेट करना है, कि हम अपन शुरू कर सकते हैं? बताइए। अ, नहीं, अभी तो जुड़ना बाकी है। हम इससे पहले एक अच्छा। वाटर के ऊपर वीडियो दिखाते हैं, तो आज के हाँ। लिए वो थोड़ा स्थगित कर दिया गया है। तो फिर अच्छा। भी हम शुरू कर सकते हैं। अच्छा। जी। ठीक है दीदी। तो इसके पहले दीदी, दो किताबें हो चुकी हैं ना। अंकित भैया जी से, जिन्हें परिचय लिए थे, जीवन उदय परिचय, और श्रवण शुक्ला भैया जी व्यवहार दर्शन, है ना। तो जी। मुझे थोड़ा और बैकग्राउंड आप लोगों की मिल जाए, इस अर्थ में मैं चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा आप तक की क्या आप लोगों को निष्कर्ष बने हैं कॉन्सेप्ट रूप में ही, उसको जितने लोग भी हैं अभी एक एक दो दो लाइन में यदि शेयर कर देंगे, तो वो मेरे लिए एक भूमिका बन जाएगी, बैकग्राउंड हो जाएगा। फिर मैं वहां से, मतलब मुझे एक अनुमान मिल जाएगा कि कहाँ तक पहुंचे हैं थोड़ा सा। फिर मैं अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। तो यदि कोई दर्शन में नए कॉन्सेप्ट या नए शब्द आते हैं, तो मैं इसको परिभाषित करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। ठीक है दीदी। हाँ, ठीक है भैया जी। मैं जी। बाकी लोगों से भी नम्र निवेदन करती हूँ कि वो भी रख सकते हैं अपनी बात। जी। तो कौन कर रहे हैं शुरू? हेलो। हाँ भैया। जी। कोई जी कर रहे भैया, हैं आप शुरू? अ, भैया नहीं, आप ही शुरू कर दीजिए। अच्छा। ठीक है। ओके। हाँ। जी। ओके। तो मानव कर्म दर्शन, है ना। जैसे दर्शन को, कर्म और दर्शन, है ना, दो चीजें यहाँ पर शब्द रूप में आ रहे हैं। तो कर्म
को भी एक दर्शन के रूप में बाबा जी ने यहाँ पर रखा है, जिसके पहले मुझे लगता है परंपरा में किसी ने इस अर्थ में नहीं रखा है, ऐसा मुझे मेरा जो अनुमान है ऐसा लगता है। बाकी कर्म सिद्धांत के रूप में बहुत सारे लोगों ने शुरू बहुत सारी बात रखी है कि, है ना, तो यहाँ पर भी जो हमारा कर्म है वो क्या चीज है, उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, उसके क्या क्या अपघटक हैं, इस बात को रखने का प्रयास बाबा जी ने रखे हैं। तो जैसे हम देखते हैं, कोई भी कोई भी चीज हम करते हैं, एक होता है क्रिया और दूसरा होता है कर्म। तो क्रिया और कर्म में क्या अंतर है? तो जब दर्शन को हम ठीक से पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जो क्रिया है वो मानव के संदर्भ में ज्यादा है। कर्म है, जो कर्म है वो मानव के संदर्भ में, क्रिया किसी भी इकाई के एक्टिविटी या गतिविधि है उसको हम क्रिया कहते हैं। और कर्म जो मानव के संदर्भ में, दूसरा इच्छा सहित किया गया कायिक वाचिक मानसिक रूप में जितने भी क्रियाकलाप, उसको कर्म कह रहे हैं। जिसमें इच्छा का नियोजन नहीं, उसको यहाँ पर कर्म के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता। तो जैसे आप देखते हैं, आप जो पहला पैराग्राफ यदि पढ़ते हैं, है ना, जो कर्म का पहला किताब में पहला पेज, कायिक वाचिक मानसिक व कृत कारित अनुमोदित भेदों से 9 प्रकार से हर मानव कर्म करता है, हर कर्म का फल होता है, ऐसा बाबा जी ने रखा है। और जब आप पहले दूसरे नंबर पेज का पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, मानव में कायिक वाचिक एवं मानसिक कर्म तीनों कालों में प्रसिद्ध है। ये कृत कारित अनुमोदित भेद से पूर्णतः 9 प्रकार से गण्य है, जो प्रत्यक्ष है। मानव का कार्य क्षेत्र केवल प्राकृतिक सामाजिक एवं बौद्धिक है, जिसका भीष्ट सुख है, इससे अधिक या कम नहीं है। इसके बिना मानव में श्रम का विश्राम कठिन नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा है, कांक्षा सहित क्रिया ही कर्म है, संचेतना सहित गति ही संपूर्ण क्रिया है। तो यहाँ का जो कांक्षा है उसका मतलब इच्छा है, तो बिना इच्छा के कर्म यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। हर वो कर्म जिसमें इच्छा शामिल हो उसको कर्म कह रहे हैं। जैसे हम व्यवहारिक रूप में इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे कई बार हम कुछ काम करते हैं और हमारा मन नहीं होता, जो हमारी वैसे इच्छा नहीं होती है उसको करने के लिए जैसे इच्छा चाहिए, तो हम बोलते हैं कि यार मेरा इच्छा नहीं है, करने का मन नहीं है, और हम करते हैं फिर भी, तो हम क्या बोलते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, वो बोल रहे इसलिए कर रहा हूँ, दूसरा कोई बोल रहे इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा हम अपने जस्टिफिकेशन में देते हैं। तो जब तक मेरा स्वयं का इच्छा शामिल ना हो तब तक उसको कर्म नहीं कह रहे हैं, पर हो तो रहा है ऑब्वियसली। तो इच्छा सहित, है ना, समझदारी के अर्थ में इच्छा सहित किया गया क्रिया ही कर्म है। तो जैसे हम परिभाषा को पढ़ते हैं, मानवीयता के लक्ष्य में मानवीयता पूर्वक, या इसको दूसरे भाषा में कहेंगे तो स्वयं में व्यवस्था और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में मनुष्य द्वारा किया गया कायिक वाचिक मानसिक क्रियाकलाप ही कर्म है। तो कर्म को इस अर्थ में डिफाइन किया। अब उसको और इलोबोरेट किए हैं कि जैसे कितने प्रकार के कर्म कर रहे हैं। तो जैसे स्वतंत्रता के अर्थ में कर्म है, स्वराज्य कर्म है, आचरण कर्म है, व्यवहार कर्म है, उत्पादन कर्म है, विनिमय कर्म है, स्वास्थ्य संयम कर्म है, शिक्षा संस्कार कर्म है, न्याय सुरक्षा कर्म है, और इसके प्रचार प्रदर्शन प्रकाशन, इसके अभिव्यक्ति संप्रेषणा के लिए ये जितने भी प्रकार की गतिविधि हैं, इस सबको कर्म कर रहे हैं, कर्म कह रहे हैं, जो जिसमें इच्छा का शामिल होना अनिवार्य है या होता ही। तो ये कर्म का एक प्रकार से वर्गीकरण कहिए या इसका इलोबरेशन कहिए। अब हर कोई भी हम कर्म करते हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसके कुछ घटक हैं जिसके आधार पर कर्म होता है। तो जैसे प्रत्येक कर्म में कर्ता होता ही है, करने वाला होता ही है, कारण भी होता है, उद्देश्य होता है, फल होता है एवं प्रभाव होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि प्रत्येक कर्म में करता है, करने वाला है ना, यहाँ पर करने वाला का क्या अर्थ है? जिसके साथ इच्छा का नियोजन है, और जो मानव है ना, कर्म का मतलब मानव के संदर्भ में यहाँ पर कर्म को हम परिभाषित कर रहे हैं। दूसरा, जो
तो मानव ही करता है। दूसरा, हर कर्म में कारण भी है। कारण का क्या मतलब? कारण जो कर्म के पृष्ठभूमि, जो उसके पीछे का भूमि है या बैकग्राउंड है, तो कारण, कर्म के पृष्ठभूमि ही कारण है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हम किसी कर्म को करने के पीछे का मोटिवेशन क्या है ना, या उसका वातावरण जो होता है। क्योंकि हम वातावरण के साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। हर इकाई स्वयं एवं अपने वातावरण के साथ ही परिभाषित होता है ना। तो इस अर्थ में हम देखते हैं तो ये जो वातावरण है हमारे दो प्रकार से दिखाई देते हैं। एक होता है भ्रमित वातावरण, दूसरा होता है जागृत वातावरण। तो इस वातावरण या वातावरण के कारण जो हम कर्म करते हैं, है ना, जो या तो भ्रमित स्थिति में हो सकता है या जागृत स्थिति में होता है, या भ्रमित वातावरण हो सकता है या जागृत वातावरण हो सकता है, तो ये कारण के रूप में दिखाई देता है। तो इसको बोला कारण। ये दोनों हो सकता है। अभी हम सही या गलत की बात कम करेंगे। अभी हम ये प्रयास करेंगे कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, और फिर हम सही के अर्थ में कर्म क्या चीज है उसको उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो कर्ता वो हुआ, मानव हुआ, करने वाला। कारण कर्म के पीछे का पृष्ठभूमि, है ना, जिसको हम वातावरण के रूप में भी देख सकते हैं। वातावरण दो प्रकार से है, एक भ्रमित वातावरण है, दूसरा जागृत वातावरण है। तीसरा उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या चीज है? जहां हम पहुंचना चाहते हैं, कर्म करके जहां हम पहुंचना चाहते हैं, हमारा जो लक्ष्य है एक तरह से, उसको बोला उद्देश्य। तो हम अभी तीन प्रकार से उद्देश्य को देख सकते हैं। एक है रुचि के अनुसार, रुचि मूलक उद्देश्य, है ना, इसको आस्वादन भी कहते हैं। ये भी एक लक्ष्य का ही प्रकार है। तो जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं रुचि मूलक आस्वादन के लिए करते हैं, या तो हम भाव मूलक आस्वादन के लिए करते हैं, या तो हम लक्ष्य मूलक आस्वादन के लिए करते हैं। यहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, ये हमारा उद्देश्य होता है। जैसे मान लो मैं खाने पीने में ज्यादा ध्यान देता हूँ, या उस प्रकार की चीजों में ज्यादा मेरा भागीदारी रहता है, तो वो मेरा रुचि मूलक लक्ष्य होगा। जहाँ मैं पहुंचना चाहता हूँ उसके अनुसार फिर मैं कर्म करता हूँ। ऐसे ही कुछ हम भावमूलक कर्म, उद्देश्य के साथ कर्म करते हैं, और कुछ है जो लक्ष्य के साथ करते हैं। तो यहाँ पर जो लक्ष्य को डिफाइन किया जा रहा है वो जागृति के अर्थ में, या मानवीयता के अर्थ में, या स्वयं व्यवस्था और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में लक्ष्य को कहा जा रहा है। अभी जो हमारा लक्ष्य है वो रुचि मूलक ज्यादा है, उससे हम कुछ कुछ जगह हम भाव मूलक भी करते हैं ना, या कुछ की प्रवृत्ति भाव मूलक ज्यादा होती है। ये मानव कई स्टेजेस हैं। पहले रुचि मूलक करते हैं, शरीर संवेदनाओं के अर्थ में करते हैं। उससे ऊपर उठते हैं तो वो भाव मूलक कर्म होता है, और उससे ऊपर जो जो सबसे बड़ा कर्म है, या कर्म का जो श्रेष्ठतम ऊंचाई है, वो लक्ष्य मूलक है। और लक्ष्य यहाँ पर दोनों हो सकता है, मानव हुआ भी हो सकता है, और जो बाबा जी नेचुरली मानव के जो मूल चाहना के अर्थ में जो डिफाइन कर रहे हैं वो है जागृति, या स्वयं व्यवस्था, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में उद्देश्य को रख रहे हैं। तो उद्देश्य वो हुआ जहां हम पहुंचना चाहते हैं, या जिस कर्म के करके जो पाना चाहते हैं उसको बोला उद्देश्य। चौथा इसका जो घटक है, फल। उद्देश्य और फल में क्या अंतर है? तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर एक बेसिक अंतर ये है कि जैसे उद्देश्य हो सकता है थोड़ा बाद में मिले, फल तुरंत उसका रिजल्ट आता है। तो जैसे फल परिणाम जिसको बोलते हैं, जैसे स्वीकृति या स्वीकृति के अर्थ में, जैसे हम कोई कर्म करते हैं तो वो कई बार हमें तुरंत, है ना, स्वीकार होता है और नहीं भी स्वीकार होता है। स्वीकार तब होता है जब मैं जैसा सोचा रहता हूँ वैसा कर लेता हूँ और वैसा होता है ना। तो जैसे जैसे आप देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ के, सभी के पास पुस्तक है ना दीदी? क्योंकि मैं पुस्तक के कुछ कुछ जो सूत्र हैं, है ना, कुछ कुछ उसको मैं रखते हुए जाऊंगा। हाँ वैशाली भैया। दीदी? हाँ जी, हाँ। है ना। जी है। तो जो पृष्ठ क्रमांक 2 है उसके सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि प्रत्येक कर्म में जो सुख की आशा है यही अनुभव मूलक विधि से सुख, शांति, संतोष
वह आनंद सहज रूप से ज्ञातव्य है। इच्छा कर्म व फल का संतुलन ही अभीष्ट सिद्धि है जिसकी संभावना है। यहाँ पर जो लाइन है, इच्छा कर्म व फल का संतुष्टि ही अभीष्ट सिद्धि है जिसकी संभावना है। तो इच्छा का मतलब चाहना है, कर्म का मतलब करना है, और फल का मतलब होना है। तो चाहना, करना और होना, जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं तब कोई भी फल स्वीकार होता है। ये तीनों के योगफल में फल को कह रहे हैं। और जब ये तीनों जब अलाइन होते हैं, जब तीनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, एक रूपता में आ जाती हैं, तब ये स्वीकार होता है। तो इसको बोला फल। तो हर कर्म में फल रहता ही है। वो कभी स्वीकार होता है, कभी नहीं भी होता है। किस किस कंडीशन में स्वीकार होता है, किस किस कंडीशन में स्वीकार नहीं होता है, इसकी हम चर्चा भी करेंगे आगे चल के। तो अभी के लिए इतना ही, इसको परिभाषित करते हैं। पांचवा जो कंपोनेंट है इसका प्रभाव। कई बार उद्देश्य, फल और प्रभाव पढ़ने में या सुनने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे एकदम बेसिक सा डिफरेंस है। जैसे उद्देश्य है, मैंने इसको रखा कि जहां हम पहुंचना चाहते हैं। और अभी हम तीन प्रकार से चीजों को अप्रोच करते हैं, रुचि मूलक विधि से, भावमूलक विधि से, लक्ष्य मूलक विधि से। दूसरा, जब हम इमीडिएटली इसका जो फल आता है, रिजल्ट आता है, उसको हम फल बोल रहे हैं। और तीसरा जो प्रभाव है, इसके और कुछ बाय प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं। जैसे मान लो मैं पेड़ लगाता हूँ, है ना, पेड़ लगाता हूँ, तो इसका जो प्रभाव क्या होता है कि वहाँ की जो वायु है या वहाँ का जो पवन है वो ठंडक हो जाती है ना। दूसरा, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है, कुछ पक्षी उसमें आके बैठने लगते हैं, है ना। कुछ वहाँ के क्लाइमेट है वो बढ़िया हो जाता है, वहाँ का इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। तो ये इनडायरेक्टली जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, एक एक कर्म के अनेक प्रकार के जो प्रभाव आते हैं या प्रभाव क्षेत्र होते हैं, जो महिमा होता है, जो उसकी इंपॉर्टेंस होता है, वो उसको बोल रहे हैं प्रभाव। ऐसे हर कर्म में होते हैं। कोई भी हम कर्म करें, जैसे मान लो हम कोई विचार भी करते हैं, तो विचार करते हैं उसके उससे मेरा कोई अंदर ही कोई चीज घटित होता है उसका। हो सकता है मैंने कोई विचार किया, उसका फल नहीं आया, लेकिन प्रभाव तुरंत मिलता है। जैसे मैं कुछ सोचा, उससे स्वीकार अस्वीकार होता है, और फिर मेरे मानसिकता में उसका एक प्रभाव आता है। तो ये हर एक कर्म में कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल और प्रभाव रहता ही है। दीदी, इसमें किन्हीं का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और फिर मैं आगे और रखूंगा। इतने में ये सभी को स्पष्ट स्पष्ट है। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी जी। भैया मुझे फल में और प्रभाव में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ कि दोनों में आपने बोला अच्छा। तुरंत तुरंत फल मिलता है। हाँ, प्रभाव और तुरंत आता है ना। और फल 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 जो है, जैसे मान लो स्वीकार अस्वीकार के अर्थ में है। और प्रभाव है, जैसे पेड़ का एग्जाम्पल दिया, पेड़ जैसे मैं लगाता हूँ, तो पेड़ छाया करता है, वो इसका एक प्रभाव है। पेड़ वायु को संतुलित रखता है, ये दूसरा प्रभाव है ना। पेड़ फल के अलावा ना, और पेड़ जैसे पेड़ के आसपास पक्षियां आने लग जाती हैं, ऐसे कुछ हर ऐसी एक कर्म है, एक और एग्जाम्पल है ये। तो इसके अलग अलग और प्रभाव दिखाई देते हैं। तो जैसे मान लो मैं कोई कार्य करता हूँ किसी उद्देश्य से करता हूँ, है ना। जैसे मान लो समृद्धि एक उद्देश्य है, समृद्धि एक उद्देश्य है, लेकिन उस कर्म का और भी प्रभाव है ना। जैसे मेरे वातावरण में रहने वाले लोगों पर उसका क्या असर पड़ता है। जैसे मैं कोई काम किया, जैसे मान लो मैं खेती करता हूँ, खेती करने से होगा क्या कि मेरी समृद्धि बढ़ेगी, ये मैं चाहता हूँ, है ना। और उसका एक समय रिजल्ट आएगा। लेकिन खेती करके जो तुरंत इमिजिएटली प्रभाव आ रहा है ना, जैसे मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मुझे उत्पादन हो सके बाद में मिलेगा, लेकिन उसके पीछे की प्रक्रिया के साथ साथ जो घटित हो रहा है उसको प्रभाव, है ना। सिंपल अर्थ में परस्परता में गुणों का जो आदान प्रदान होता है ना। प्रत्येक परस्परता में इमीडिएटली गुणों का जो आदान प्रदान होता है उसको प्रभाव बोलते हैं। फल हो सकता है उस समय आया, बाद में आए, जैसा मैं चाहता हूँ।
जी, बात पहुंची हुई है? जी भैया पहुंच गए। जी। थैंक यू। हाँ। और किन्हीं का? दीदी आवाज भैया नहीं आ रही। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी सभी दीदी को बोलिए। नमस्कार। भैया थोड़ा हेलो। क्रिया और कर्म। क्रिया और कर्म। तो हाँ, क्या? हाँ। तीन प्रकार की क्रिया होती थोड़ा सा आवाज कट रही थी है आप। और जीवन क्रिया। सॉरी सॉरी, आवाज हाँ नहीं आ जी रही। भैया, यहाँ रेंज का प्रॉब्लम। अच्छा। रेंज का प्रॉब्लम है भैया। हाँ हाँ, अभी ठीक है। हाँ, क्रिया और कर्म। क्रिया वो है दीदी जो किसी भी तीन इकाई के प्रकार की संदर्भ में क्रिया किया। जो होती है। हाँ। कौन कौन से? एक। तीन प्रकार की जो क्रियाएं होती है, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। जीवन क्रिया जी। तो इसमें हाँ। और कर्म में कैसा वर्क करेंगे? अच्छा ठीक है। तो जैसे दो प्रकार की क्रियाएं, भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया, है ना, एग्जिस्टेंस में तीन प्रकार की क्रिया होने के रूप में, जिसको बोल रहे हैं भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। ये एग्जिस्टेंशियल है। ये कुछ भी करो, ये तीन प्रकार के क्रिया में ही से उसका वर्गीकरण होगा, है ना, क्लासिफिकेशन तीन प्रकार में ही होगा। एक ये है। दूसरा, जब हम बात करते हैं मानव के संदर्भ में, तो क्रिया कोई भी एक्टिविटी को बोल रहे हैं, चाहे वो भौतिक हो, रासायनिक हो, जीवन क्रिया। तो जब यदि हम जीवन क्रिया को मानव के संदर्भ में देखेंगे तो उसको कर्म कहते हैं। है तीनों क्रिया ही, लेकिन एक क्रिया ऐसा है जिसमें इच्छा शामिल है और मानव शामिल है, उस क्रिया को बोल रहे हैं कर्म। अच्छा जी। हाँ। जी। तो भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया तीनों क्रिया ही है, लेकिन जीवन क्रिया के साथ मानव है और मानव की उसमें इच्छा का नियोजन है, उस क्रिया को बोल रहे हैं कर्म। जी ठीक। जी। तो क्रिया की कोई भी इकाई हो, चाहे वो किसी भी अवस्था की इकाई हो, चाहे पदार्थावस्था हो, प्राणावस्था हो, जीवावस्था हो या ज्ञानावस्था हो, वो क्रिया ही है। जहां पर ज्ञानावस्था की बात कर रहे हैं और उसके अच्छा अच्छा, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना दीदी, कोई गलती हो जाती है, गलती तो हम जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि मेरी इच्छा उसमें शामिल नहीं, तो बोलते हैं कि मैंने किया नहीं, मेरे से हो गया, तो वो अस्वीकार होता है ना। वो हालांकि मेरा ही कर्म है, लेकिन वो कर्म होते हुए भी मुझे स्वीकार नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा नहीं थी वैसा करने की। तो बिना इच्छा के क्रिया को यहाँ पर कर्म को परिभाषित नहीं कर, इच्छा के साथ ही कर्म और मानव के संदर्भ। तो जो जी। गलती से होता है वो क्या कहेंगे उसको? बोलेंगे कर्म ही, लेकिन वो खुद देखिए ना, खुद ही स्वीकार नहीं होता। हमारी भाषा क्या होती है जब गलती हो जाता है? मैंने किया ऐसा बोलते हैं कि मेरे से हो गया, क्या बोलते हैं? हम्म। मेरे से हो गए। हाँ, और यदि स्वीकारते भी हैं कि मैंने किया, तो क्या बोलते हैं? मेरे से गलतीवश हो गया, या गलती से कर दिया मैंने, ऐसा बोलते हैं। हम्म। पर वो स्वीकार नहीं होता क्योंकि इच्छा शामिल नहीं है उस गलती के साथ। अच्छा। इसलिए पहले ही बाबा जी ने इसको परिभाषित किया है कि मानवीयता के लक्ष्य में मानवीयता पूर्वक इसमें इस क्रिया में इच्छा शामिल है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ स्वयं में व्यवस्था और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर, इसके अर्थ में क्रिया को डिफाइन किया। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं? हम आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, उत्पादन करते हैं, विनिमय करते हैं, स्वास्थ्य संयम करते हैं, ये सब कर्म है। इन सभी आयामों में कर्म। जी और एक चीज और इसमें रखना चाहूंगा कि जैसे आचरण है ना, यहाँ पर एक और लिखा है आचरण कर्म। तो जब हम आचरण की बात करते हैं तो उसमें तीनों चीज आता है। मानव के चार आयाम है। एक है कार्य, दूसरा व्यवहार, तीसरा विचार और चौथा अनुभव। ये जो चार आयाम है, इसमें से वो कार्य, व्यवहार, विचार, ये तीनों कर्म, अनुभव कर्म नहीं, क्योंकि समस्त कर्म अनुभव के लिए, है ना। तो ये जो विचार को भी कर्म का है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर।
तो जैसे हम कोई चीज सोचते हैं ना, जो पहले ही परिभाषा में लिख दिया कि कायिक, वाचिक और मानसिक। एक तो शरीर से किया गया, है ना, कृत, कारित, अनुमोदित। यदि हम तीनों के इन इन ये जो दो सेट हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक और कृत, कारित, अनुमोदित, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 9 प्रकार के कर्म दिखाई देते हैं। कृत कारित का मतलब है कृत मतलब खुद खुद करना, कारित करवाना, अनुमोदित मतलब करने के लिए समर्थन देना। कायिक शरीर से किया, वाचिक बोल के किया, संप्रेषणा से किया और मानसिक सोच के किया। तो ये 9 प्रकार के कर्म हैं और इसमें इच्छा का शामिल होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो मैं कह रहा था, विचार को भी यहाँ पर जो मानसिक है उसको भी कर्म बोले हैं। तो जैसे मैं कोई चीज भी सोचता हूँ, उसका भी उद्देश्य है, फल है, प्रभाव है ना। करने वाला तो मैं खुद हूँ, और है ना, और कारण है। तो हम सोचते भी हैं, करते भी हैं, उसके पीछे ये पांचों चीज मिले गए, है ना। कर्ता मिलेगा ही, कारण मिलेगा ही, उद्देश्य मिलेगा ही, फल मिलेगा ही, प्रभाव मिलेगा ही। तो विचार को भी यहाँ पर कर्म बोले हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। कार्य व्यवहार को तो कर्म बोले ही। ठीक। जी, पूर्णिमा दीदी जी का हाथ ऊपर है। जी, दीदी आप क्वेश्चन हाँ रख सकते हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया दीदी जी। हाँ, एक तो मैं कार्य और कर्म में क्या फर्क है? कार्य और कर्म में, कर्म में। हाँ दीदी, जब कर्म बोल रहे हैं ना, तो इसमें कार्य, व्यवहार और विचार तीनों को मिला के बोल रहे अच्छा। हैं, है ना। ये इस कर्म का ही एक आयाम है कार्य, जिसको प्रकृति के साथ कह रहे हैं। जैसे व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय हम करते हैं वो सब कार्य है, ये कर्म का ही एक भाग है। व्यवहार भी कर्म है, जो मानव के साथ होता है। हम्म हम्म और मैं खुद में सोचता हूँ, ना व्यवहार करता हूँ ना कार्य करता हूँ, लेकिन खुद में जो विचार करता हूँ, जो हम्म विश्लेषण करता हूँ, वो भी हम्म कर्म है, मेरा ही कर्म है। और उसका भी फल है, परिणाम है, उद्देश्य हम्म है, प्रभाव है। हम्म हम्म तो जैसे मैं कई बार सोचता हूँ ना, कई बार गलत सोच लेता हूँ किसी के हम्म बारे में, तो हम्म, उनको पता चले या ना चले, मुझे पता चलता है और मुझ हमें में पता खराब लगता है। हाँ, मुझे खुद खराब लगता है, वो उनको पता भी नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन मैं हम्म क्या सोच रहा हूँ इसको मैं देखता हूँ, और मेरा कॉन्फिडेंस उससे लूज हो जाता है। यदि पॉजिटिव है तो मनोबल बढ़ जाता है, यदि निगेटिव सोच रहा होता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता तो जैसे अभी भ्रमित मानसिकता में है। जो जी, हमसे कर्म जो गलती से हो जाते हैं वो भी आते हैं, मगर अब चित्रण में जो मान्यताएं बनी हुई है उसके हिसाब से हम कर लेते हैं, है ना, या फिर जी, अपने जी, जो आया, है ना, जी। आस्वादन आया कि चलो हम्म, इसको बताते हैं अच्छे से, है ना। हम्म, तो हम्म। इसमें कैसे कह सकते हैं कि हमारा इच्छा नहीं शामिल है, गलती इच्छा भी जो शामिल है ना, करते हैं। हाँ, शामिल है ना, इच्छा, है ना। हाँ इसलिए कर्म कह हम्म रहे हैं, लेकिन हम्म, मैं वैसा चाहता हूँ क्या मूल में, क्योंकि हाँ मैंने चाहेंगे मान्यता नहीं। बना ली ना। हाँ, हाँ, कि इसको ऐसा मतलब होना चाहिए, नहीं तो इसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी, इस तरह से कई बार सोचते हैं ना कि हाँ, हाँ। रोकना है, कभी तो कभी समझदारी पूर्वक कर मान्यता भी, पाते हैं, है ना, हाँ बिल्कुल। तो कि मान्यता में क्या दोनों चीज, हम्म हाँ, इच्छा जो चित्रण है या मान्यता है, उसको फाइनली इच्छा कह ही रहे हैं, हम्म गलत इच्छा, इतना के। हाँ तो गलत इच्छा यदि मूल में देखें तो मेरी नहीं है, वो वातावरण की। हम्म जो सही इच्छा वो मेरी होती है, स्वयं, हम्म स्वयं, है ना। तो गलत इच्छा जो होता है वो वातावरण से आता है, इसलिए भाषा भी वैसा बनता है कि मैंने नहीं किया, ये हो गया, या हम्म। इस गलती से हुआ, या इसके भ्रम के वश हुआ है। हाँ, लेकिन वो जिम्मेदारी से बचने का माध्यम लगता है मुझे। बचने का, है ना, हाँ हाँ, बिल्कुल, करा तो हम ही ने, है ना, हम नहीं चाहेंगे तो क्यों बिल्कुल। होगा, ये बात हाँ, है ना। हाँ, वही इसके मैं। अलावा दो कर्म और हैं, एक है हम्म जो इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत कर्म, और एक होता है सामूहिक कर्म। हम्म, तो जैसे धरती को प्रदूषण केवल मैंने ही किया क्या? नहीं, नहीं। इसमें सभी का शामिल, थोड़ा थोड़ा हम्म सबका शामिल। तो ये हम्म सामूहिक कर्म है ना। कुछ हम्म जो मैं करता हूँ घर में, परिवार में, व्यक्तिगत लेवल में कुछ मैं करता हूँ। हम्म, जी। ठीक है। तो ये ठीक भी है, शामिल धन्यवाद। है। इसको भी कर्म ही बोले, जी इसको भी कर्म बोले। जी, जी, धन्यवाद भैया। हाँ, जी जी। देखो, कारण क्या बताया, कारण। कारण दीदी, कर्म के करने के पीछे का जो वातावरण है,
उसको कारण बोले, उसको दर्शन में पृष्ठभूमि बोले, कर्म के पृष्ठभूमि ही कारण। तो कारण दो प्रकार के होते हैं, एक है जागृत है, मतलब कारण को वातावरण से जोड़ा है ना? तो वातावरण ये तो जागृत होगा तो एक अलग प्रकार की पृष्ठभूमि बनेगा। यदि भ्रमित वातावरण है तो उसके अलग प्रकार की पृष्ठभूमि बनेगी, पीछे का बैकग्राउंड। कई बार कारण और उद्देश्य भी में स्पष्ट नहीं होती। तो कारण वो है जो क्रिया कर्म के लिए मोटिवेशन है ना, और उद्देश्य वो है जो जहां हम पहुंचना चाहते तो इच्छा ही कारण होगी ना। हैं। हाँ इच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इच्छा ही कारण है। तो वो इच्छा कैसा है, भ्रमित इच्छा है कि जागृत इच्छा है, मतलब सही की इच्छा है कि मान्यतावश इच्छा है। उसको वैसा देखना पड़ेगा। जैसे मैं इच्छा बोल रहा हूँ, इच्छा तो दोनों हो सकते हैं, कुछ स्वयं की जो मेरी इच्छा है जो सही के अर्थ में है ना, और कुछ हो सकता है इच्छाएं तो बनाते भी हैं वातावरण से। जैसे किसी को बढ़िया कपड़े, गाड़ी का, गाड़ी को देख के गाड़ी में बैठने की इच्छा होती है। जैसे गर्मी का दिन रहता है ना, और गर्मी के दिन में जूस या शरबत पीने का कोई पी रहा होता है तो उसको देख के मेरा भी मन करता है। वैसे ठंड के दिन में कोई चाय पी रहा होता है, मैं पीता नहीं, लेकिन उसको देख के पीने का इच्छा हो जाता है। ये वातावरण से ऐसे आता है। तो कुछ प्राकृतिक भी है, कुछ मानवकृत भी है इसमें, इसमें फिर वर्गीकरण हो जाता है। तो इच्छा का एक बहुत, इच्छा एक टर्म है, उसके पीछे बहुत सारा उसके सब कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा सेट है। जी भैया, जी। नमस्ते। नमस्ते। बताइए। और और किन्हीं का है तो करते हैं, अदरवाइज आगे। जी बेटा जी। जी। अ, आगे। उद्देश्य और लक्ष्य अलग है ना। उद्देश्य और लक्ष्य लक्ष्य। नहीं, एक ही चीज है यहाँ पर। उद्देश्य में तीनों चीजें एक, इसको मैंने यहाँ पर इस अर्थ में रखे हैं कि एक उद्देश्य हम बनाते हैं कि शरीर संवेदना, जिसको रुचि मूलक बोलते हैं। एक लक्ष्य है भाव मूलक, जो व्यवहार, जिसको संबंध मूलक बोलते हैं, व्यवहार के लिए। एक है लक्ष्य के लिए, है ना। तो लक्ष्य में मान्यतावाद भी लक्ष्य बना लेते हैं। जैसे मान लो मुझे कोई घर बनाना है ना, या कोई पद पाने हैं, या कोई धन, बड़े धन के लिए काम करने हैं। वो भी एक लक्ष्य है जिसको मैं माना हूँ। और एक लक्ष्य यहाँ पर जो बोल रहे हैं जागृति के अर्थ। तो उद्देश्य ही लक्ष्य है, जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ, वेयर वी वांट टू रीच, जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ, जहां हम पहुंचना चाहते हैं उसको उद्देश्य है, और वही लक्ष्य है। तो अभी कुछ लोग रुचि को भी लक्ष्य मान लेते हैं, इस अर्थ में। जी। जी बताइए दीदी। हेलो। नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते। जी। ये जो आप इच्छा के बता रहे हैं ना, इच्छा के डिफरेंट शेड्स, तो इसको हाँ। कैसे आप क्लासिफाई करेंगे? जैसे एक, पहला एक बड़ा क्लासिफिकेशन तो ये है कि ये भ्रमित है कि जागृत है, सही इच्छा है कि गलत इच्छा है ना। आगे इसमें दिया है, वैसे आप जैसे पढ़ेंगे ना, तीसरा पैराग्राफ, तीसरा पेज का जो पृष्ठ क्रमांक 3 है, उसके सेकंड पैराग्राफ में संपूर्ण कर्मों का फल चार रूपों में ज्ञातव्य है। मोक्ष, धर्म, काम एवं अर्थ। इच्छा के बिना कर्म नहीं। मानव में इच्छाएं तीव्र कारण एवं सूक्ष्म भेद से ज्ञातव्य है। तीव्र इच्छा क्रिया के रूप में अवतरित होती है, कारण इच्छाएं क्रिया के रूप में अल्प संभाव्य हैं, सूक्ष्म इच्छाएं क्रिया के रूप में अत्यल्प संभाव्य हैं। तो यहाँ पर इच्छा का जो डिफ्रेंसिएशन या उसके प्रकार हैं उसको इलेबोरेट किया है ना। तो वही कि वो कहते हैं सही इच्छा पूरी होती है, और जितनी तीव्र हाँ इच्छा होगी उतनी जल्दी पूरी होगी। तो मतलब कि होगी। वो लक्ष्य को देख लें कि भाई लक्ष्य क्या है, और उस अगर इच्छा और लक्ष्य मिल जाएं तो जल्दी बिल्कुल। तो पूरा हो जाएगा ऐसे। हाँ,
तो जैसे हम बात करते हैं इच्छा की, तो जैसे आप कह रहे थे ना कि अधूरी इच्छा वो कभी पूरी हो नहीं सकती, और पूरी इच्छा कभी अधूरी रह नहीं सकती। हम्म, तो अधूरी इच्छा क्या है कि मैं रुचि से सुखी हो जाऊं, ये कभी पूरा नहीं होगा, हम्म, है ना। हम्म, केवल रुचि से निरंतर सुखी हो जाऊं, सुख का मतलब निरंतरता से लेंगे यहाँ पर। तो रुचि से मैं सुखी हो जाऊं निरंतर हमेशा, ये अधूरी इच्छा है जो पूरी कभी हो ही नहीं सकती। आप कुछ भी कर लो, कितना भी खा लो, कितने भी शरीर संवेदना के लिए प्रयास करो, कितना भी सुविधा संग्रह इकट्ठा करो, सुविधा संग्रह से सुखी हो जाऊंगा, ये अधूरी इच्छा है, पूरा नहीं हो सकता। पूरी इच्छा क्या है कि मैं समझदार हो जाऊं, स्वयं में व्यवस्थित हो जाऊं, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करूं, ये पूरी इच्छा है जो अधूरी रह नहीं सकती। एक ना एक दिन आपको करना ही पड़ेगा, ये पूरा हो, इसकी संभावना भी है ना। तो फाइनली जो बहुत लक्ष्य सुंदर भैया जी। कर्म है, थैंक ये यू सो मच। इसको बोल रहे हैं कर्म। जी। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर। हाँ, जी। भैया इसी चीज को एक बार दोबारा से बताना, बहुत अच्छी चीज। हाँ, हाँ। जो लाइन है कि अधूरी इच्छा पूरी हो नहीं सकती, और पूरी इच्छा अधूरी रह नहीं सकती। तो जो रुचि मूलक लक्ष्य है ना, जो रुचि के अर्थ में निरंतर सुखी होने की जो इच्छा है, ये कभी पूरी नहीं हो सकती, है ना। और एक्चुअल में जो मानवीयता के अर्थ में जो इच्छा है, या जागृति के अर्थ में जो इच्छा है, लक्ष्य के अर्थ में जो इच्छा है, ये अति संभाव्य है, ये पूरा होगा ही, इसकी संभावना है, इसके लिए इस धरती की यात्रा है ना? तो ये जो लक्ष्य है, ये पूरी इच्छा है, और ये अधूरी रह नहीं सकती, ये पूरा होगा ही। जी जी। तो फाइनली यहाँ पर जो कर्म या लक्ष्य बोल रहे हैं, वो लक्ष्य मूलक है, जागृति मूलक, मानवीयता के अर्थ में है, स्वयं में व्यवस्था और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में इसी को कर्म कह रहे हैं। इसके अर्थ में किया गया जितने भी क्रियाकलाप, जितने जितने भी एक्टिविटी, ये ही कर्म है, ऐसा कह रहे हैं मूल में, जो दर्शन प्रतिपादित करते हैं। जी नहीं। जी गीता दीदी, रखें आप बात। हाँ जी वैशाली दीदी, मैंने तो पूछ लिया। धन्यवाद। ओके ओके, आपका हैंड रेस थैंक था यू। तो। जी। हाँ वो मैं लोअर कर लिया, मैंने पूछ लिया। ओके ओके। तो आगे और बढ़े दीदी, कि किन्हीं का और कोई क्वेश्चन। वैसे मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, जितना आप लोगों को यदि क्वेश्चन आएगा तो उसको एड्रेस करते हुए आगे चलेंगे, है ना। अभी हमारे पास 4-5 दिन और हैं, 4 दिन, तो आराम से चलने में कोई तकलीफ नहीं है। चीजें शुरुआत में कॉन्सेप्चुअलाइज हो जाए, मतलब चीजें क्या कह रहे हैं, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ जाए, एक बड़ी दृष्टि इसके पीछे बन जाए, तो आगे समझने में गति बनती है। इसलिए मैं थोड़ा जानबूझ के इसको स्लो और अच्छे से रखने का प्रयास करता जी भैया, कर्म और फल, फल को कैसे देखेंगे? हूँ। फल को मैंने स्वीकृति और अस्वीकृति के अर्थ में, जैसे मैं नमस्ते उत्पादन भैया। करता हूँ, उत्पादन, जैसे 1 एकड़ खेत में काम किया, उत्पादन किया, तो एक मुझे 20 क्विंटल अनाज आ गया, है ना, या गेहूं आ गया, चना आ गया, जो भी मैंने उत्पादन किया, वो उसका फल हो गया। उसके पीछे मैंने बहुत सारी प्रक्रिया की, उसके पीछे क्या हुआ कि बहुत सारे कर्म किया, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया, वातावरण इको फ्रेंडली हो गया, मैंने जिस प्रक्रिया को अपनाया वो दूसरे के लिए प्रेरणादायी हो गया। इसके कुछ बाय प्रोडक्ट है ना। इसके और भी प्रभाव क्षेत्र है, उसको बोल रहे हैं प्रभाव। और जो, जैसे मान ले उत्पादन किया, और जो उसको उत्पादन, एक्चुअल उत्पादन आता है, उसको फल बोल रहे हैं। कर्म के ही फल है ना। फल अपने आप में कोई इंडिविजुअल चीज नहीं है ना, उसकी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, किसी कर्म के साथ ही फल, कोई कर्म किया तो उसका फल आएगा, ये दोनों के बीच डिफ्रेंसिएशन। फल और प्रभाव में क्या अंतर है कि फल फल थोड़ा दीर्घ परिणाम है, और प्रभाव इमीडिएट है,
जैसे मैं किसी के साथ बात करता हूँ, है ना, तो बात किस अर्थ में करूंगा कि किसी समाधान के अर्थ में, तो उसको समाधान हो जाएगा, ये इसका फल होगा। लेकिन उसके पीछे क्या होगा कि उनका और मेरे बीच एक संवाद होगा, तो विश्वास बनेगा, कुछ मूल्य का निर्वाह होगा, ये उसका प्रभाव। तो ऐसे फल और प्रभाव। ठीक है दीदी? जी। जी। जी दीदी, और बताइए। आगे बढ़े। जी जी भैया। हम्म, तो एक और पैराग्राफ मैं पढ़ना चाहूंगा, मुझे जो अच्छा लगा है। तो एक जो प्रत्येक कर्म में अनुभूति एवं अनुमान का अनुमान क्रम उपलब्ध है। आप देख सकते हैं पृष्ठ नंबर 3 में सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ, नीचे का पैराग्राफ। प्रत्येक कर्म में अनुभूति एवं अनुमान क्रम उपलब्ध है, कर्मों का यह क्रम अनुभव पर्यंत चलता रहेगा। सत्यानुभूति ही पूर्णता है। वस्तु स्थिति वस्तुगत एवं स्थिति सत्य सहज अनुभव प्रसिद्ध है। इसलिए संपूर्ण अर्थ का पूर्ण अर्थ अनुभव ही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हर एक कर्म का एक अनुभूति होती है और अनुमान भी होता है। इसका क्या मतलब? अनुभूति मतलब वही, मुझे स्वीकार हुआ, मुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा, जो मैं सोच के कर्म किया वो हुआ कि नहीं हुआ, है ना, उसका जो फीलिंग है एक प्रकार का, उसको बोल रहे हैं अनुभूति। और पूर्ण अनुभूति क्या है? सत्यानुभूति ही पूर्णता है, ये बोला। दूसरा अनुमान भी होते हैं, जैसे मान लो मैं कोई एक काम कर लेता हूँ, है ना, जैसे मान लो मैं बाइक चला लेता हूँ, तो बाइक जैसे जितने भी प्रकार की चीजें, साइकिल चला लेता हूँ, तो साइकिल चलाने, अब कोई सा भी साइकिल है, उस साइकिल को चलाने के लिए मेरा अनुमान बन गया कि अब कैसा भी आए, ये इसकी विधि है, ये इसकी प्रक्रिया है। तो कोई भी एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद उस प्रकार के जितने भी काम होते हैं या कार्य होते हैं या कर्म होते हैं, उसको करने का एक अनुमान बन जाता है, हालांकि नहीं किया रहता, है ना। जैसे मान लो एक बाइक है, कोई एक बाइक का एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैंने एक बाइक चलाया, अब वो कोई भी बाइक हो वैसा चला लूंगा, इसका एक अनुमान बनता है। ऐसी कोई एक काम सीखता हूँ, है ना, उस काम को जब मैं पूरा कर लेता हूँ, तो कोई भी काम आ जाए उसको पूरा करने का एक अनुमान बनता है, उसको बोला अनुमान। और जो संभावना बनती है वो अनुमान है। और जो अनुभूति है, अब उसको करके मुझे कैसा लगा, उसको अनुभूति बोले। तो प्रत्येक कर्म में अनुभूति एवं अनुमान क्रम उपलब्ध है, ये कह रहे हैं। कर्मों का यह क्रम अनुभव पर्यंत चलता रहेगा। तो जब तक पूर्ण अनुभव नहीं हो जाता है, जब तक दसों क्रिया या हमें सत्यानुभूति नहीं हो जाता है, तब तक ये अनुमान चलता रहेगा। कोई चीज किए, फिर कुछ कमी लगा, फिर किए, फिर कुछ थोड़ा आगे बढ़े, फिर किए, फिर आगे बढ़े, फिर किए, ऐसा ही चलते रहता। तो जैसे अध्ययन के अर्थ में देखेंगे, तो जैसे हम अभी पुस्तक पढ़ रहे हैं, अभी कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं, इससे एक अनुमान बन रहे हैं। इसके बाद ये थोड़ा अनुमान बना, फिर थोड़ा पढ़ के ठीक लगा, कुछ अनुभूति हुई, जैसे भास के अर्थ में। इसके बाद और पढ़ेंगे और तर्कों को जोड़ेंगे तो आभास होगी, है ना, ये भी अनुभूति ही है। इसके बाद और पढ़ते पढ़ते कुछ और कॉन्सेप्ट बनेंगे, जिन्हें के निष्कर्ष बन गए, उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर साक्षात्कार या प्रतीति होगी, है ना, ये भी अनुभूति का ही भाग है। और फिर फाइनल अनुभव हो गया या अनुभूति हो गई। तो ऐसे हम क्रम से पढ़ेंगे, भास आभास प्रतीति और अनुभूति। तो ये जब तक अनुभव नहीं हुआ है तब तक ये चलता रहे, ऐसा यहाँ पर कहने का प्रयास करना। ठीक है दीदी, इस लाइन से आप लोग ये लाइन देख पाए सभी लोग? जी भैया देख पा जैसे जी। अनुभूति, ये जो अनुभूति होगी है ना, तो सॉरी, जागृत आवाज कब नहीं आ वाली रही, अनुभूति होगी? आवाज आवाज नहीं आ रही। अभी आई? अभी आई? अभी आई? अभी ठीक। हाँ। हेलो। हाँ हाँ।
हाँ दीदी मैं आ ये रही है, आ पूछ रही रही थी देखो, है। हाँ ये है ना, प्रत्येक कर्म में अनुभूति एवं अनुमान क्रम उपलब्ध है। तो ये जो हाँ अनुभूति है तो जागृति मूल, ये अनुभव मूलक अनुभूति नहीं कह होगी है। वैसा ही है, कह तो वही उसी को रहे हैं, लेकिन भास भी अनुभूति का ही एक अंश है। आभास भी हम्म अनुभूति का ही एक अंश है ना, प्रतीति भी अनुभूति का ही एक अंश है। और अनुभूति तो फाइनल अनुभूति ही। तो अनुभूति के चार प्रकार, भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति। हम्म जी उस अर्थ में उसमें तो जैसे अनुमान, हम अभी, उसमें हाँ अनुमान हाँ, तो शामिल है जैसे उसमें। हम, जैसे बिल्कुल बिल्कुल, भाषा अभी है हम, ना, तो अनुमान हमने करा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अनुमान उसमें शामिल है ना? तो जैसे हाँ, हम अब पुस्तक इसकी अभी हम सार निरंतरता समझ रहे हैं। नहीं। हाँ हाँ जी। बिल्कुल, वैसे तो जैसे हम पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, अभी हम इसका सार हम्म समझ रहे हैं, सार में क्या कर रहे हैं, तो इसके हम्म जो भास वाला भाग उसको ले रहे हैं, इसको और क्रमबद्ध पढ़ेंगे है ना, अच्छे से वाङ्मय का हम्म पठन करेंगे, तो इसके कुछ और तर्क जुड़ेंगे, हम्म कुछ और लॉजिक्स जुड़ेंगे, कुछ आपस हम्म में इन अंतर संबंध जुड़ेगा, तो आभास होगा। हम्म तो हम इससे आगे बढ़ेंगे, मतलब अनुमान और सटीक होगा। अभी थोड़ा कम अनुमान है, हम्म और पढ़ेंगे और हम्म समझेंगे तो अनुमान सटीक होगा, उसके और अनुमान सटीक हम्म है ना, ऐसे होते होते अनुभूति तक पहुंचे। हम्म, जी ठीक है। बिल्कुल। और ये क्रम चलता रहेगा कब तक, जब तक अनुभव ना हो। ठीक। और आगे ये भी लिख दिया है कि पूर्णता कब है, सत्यानुभूति ही पूर्णता है, ऐसा। ये शब्द सभी को स्पष्ट है, वस्तु स्थिति, वस्तुगत एवं हाँ, स्थिति सत्य, ये सभी को स्पष्ट है क्या चीज है? भैया जी एक बार ही और समझना चाहेंगे। कोई एक आध जने यदि किसी को कुछ स्पष्ट है तो रख दें, उसके बाद में रख दें, आप में से ही। वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और स्थिति सत्य। हाँ, जैसा मैं समझ पाई हूँ, वस्तु जी स्थिति मतलब कोई भी इकाई है प्रकृति में, उसकी जी लोकेशन, जी देश दिशा काल, उसके बिल्कुल। हिसाब से है। और वस्तुगत हाँ जो है, उस पर्टिकुलर इकाई जो है, उसका रूप बिल्कुल गुण स्वभाव धर्म है ना। बिल्कुल। फिर स्थिति जी सत्य मतलब व्यापक, व्यापक बिल्कुल, के व्यापक के में साथ संपृक्त संपृक्त। एक इकाई है, जी बिल्कुल। ऐसा मैं समझ पाती हूँ। हाँ ठीक। अब इस लाइन को पढ़ते हैं, है ना। तो वस्तु स्थिति, वस्तुगत एवं स्थिति सत्य सहज अनुभव प्रसिद्ध है, इसलिए संपूर्ण अर्थ का पूर्ण अर्थ अनुभव ही है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इकाई के हर एक आयाम का अध्ययन होगा, है ना। तो जैसे वस्तुगत है तो रूप गुण स्वभाव धर्म, ये उसके आयाम है ना? इसके अलावा वो किस समय क्या कर रहा है, मतलब उसकी वस्तु स्थिति क्या है, देश वो कौन से जगह पर है, कौन से दिशा में है, कौन से समय में कहाँ पर है, इसका भी अनुमान होगा, इसकी भी अनुभूति होगी, है ना। तो वस्तु स्थिति, वस्तुगत और स्थिति सत्य फाइनली व्यापक में संपृक्तता को बोल रहे हैं। तो ये सब अनुभव में आएंगे, और पूर्ण कब होगा, जब अनुभव हो। ये इन इन चीजों का अनुमान बनेगा, वस्तु स्थिति वस्तुगत का अनुमान होगा, और होते होते अनुभव तक पहुंचेंगे, जिसको स्थिति सत्य कहते हैं। तो वस्तु स्थिति पहले है, फिर वस्तुगत है, फिर स्थिति सत्य। इसको एक अब एग्जाम्पल इसमें और समझाइए भैया। जैसे मान लो अभी मैं कहाँ पर हूँ, मैं मानव तीर्थ में अपने रूम में हूँ, है ना। ये मेरा एक लोकेशन है ना। ऐसे ही हर इकाई का वो बस देश दिशा काल के अर्थ में अध्ययन हो, उसके अनुसार फिर उसके साथ क्या करना है ये डिफाइन हो, है ना। जैसे परिवार में कोई व्यक्ति घर से चला जाता है तो उसके साथ काम कैसे होगा, वो उनके साथ रह के कुछ काम होगा, कुछ काम वो दूर होगा तो होगा, ऐसे कुछ कुछ होते हैं, है ना। बहुत व्यवहारिक एग्जाम्पल है। तो हर वक्त वस्तु का एक स्थिति होता है ना, कि वो कहाँ पर है, इस स्थान के आधार पर भी, और एक्चुअल में उसकी मानसिक स्थिति है उसके आधार पर भी। उसको हम पहचानते हैं, जिसको उचित अनुचित कहते हैं, किस समय क्या करना है, ये वस्तु स्थिति सत्य के आधार पर निर्धारित होता है। इसके अलावा जो उस इकाई में या
उस व्यक्ति के साथ पर्टिकुलर क्या रूप गुण स्वभाव धर्म, उसको भी देखते हैं। उसमें जो निहित निहित क्वालिटीज है उसको देखते हैं, उसको बोला वस्तुगत। फिर वो डिफाइन होता है कि क्या करना है। और फिर स्थिति सत्य, ये तो अनुभव ही है फिर फाइनल, है ना। तो ऐसे करते करते अनुमान बनता है। तो जैसे इसको दूसरे एग्जाम्पल लें, जैसे दायित्व और कर्तव्य। दायित्व और कर्तव्य पद अनुसार है। पद मतलब बेटे हैं तो एक प्रकार का अलग दायित्व है ना। पति है तो एक प्रकार का अलग दायित्व है। भाई है तो एक प्रकार का अलग दायित्व कर्तव्य है। बहन है तो एक प्रकार का अलग दायित्व कर्तव्य है। गुरु है तो एक प्रकार का अलग दायित्व कर्तव्य। ये पद अनुसार है। पद उस समय के लिए, है ना। पद एक समय के लिए, उस पद के अनुसार फिर दायित्व कर्तव्य का निर्वाह होगा, ये होगा। इसको बोला वस्तु स्थिति। अब वस्तुगत, जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं या जिस वस्तु के साथ काम कर रहे हैं, उसके रूप गुण स्वभाव धर्म को देखना होगा कि इसके साथ क्या हो सकता है, क्या संभावना है, उसको बोला वस्तुगत। और फिर स्थिति सत्य, फाइनली अनुभव है। इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो ये करते करते अनुमान पुष्ट होते जाएगा, है ना। और फिर फाइनली अनुभूति तक पहुंचे। तो हर व्यक्ति की स्थिति, परिस्थिति, देश, दिशा, काल, इसको ध्यान में रखते हुए व्यवहार होगा, कार्य होगा, विचार भी होंगे, ऐसे। फिर भैया ये जो लाइन है, संपूर्ण अर्थ का पूर्ण अर्थ अनुभव ही है। उस अर्थ माने हाँ तन मन धन, है ना। तो हर प्रकार से हम तन को समझे, है ना, अपने हाँ मन को समझे, है ना, जो भी हमारे धन है, संसाधन है ना, उनको समझे हाँ। पूरा पूरा, है नहीं, ना। तो हाँ, इन हो, दरअसल ये तो इसका अर्थ पूर्ण यहाँ अर्थ पर अनुभव है, ये कहना चाहते नहीं, यहाँ पर वो भी है एक अर्थ। दूसरा अर्थ यहाँ पर प्रयोजन से, संपूर्ण अर्थ का पूर्ण अर्थ अनुभव ही। हैं। हाँ। हम कोई भी आप हम्म कीजिए तन मन धन को लेकर, उसका जो मूल मोटिव हम्म है वो अनुभव है। अनुभव तक हम्म पहुंचना। तो पहुंचना। इसको वैसे पढ़िए, संपूर्ण कर्म का पूर्ण फल अनुभव ही, ऐसा पढ़िए। ठीक है। हाँ, यहाँ पर कर्म से रिलेट करेंगे तो संपूर्ण कर्म का पूर्ण फल अनुभव ही है, ऐसा लाइन बनेगी। या उसका ठीक अर्थ है भैया। है ना, जो मुझे जी। उससे भी कोऑर्डिनेट कर पा रही थी नहीं? अर्थ के हिसाब से, जी तन मन धन के हिसाब से भी पूरा ही हाँ पूरा आ जाएगा। जी, ठीक, बिल्कुल। धन्यवाद। जी दीदी। और किन्हीं का कोई डाउट है दीदी इसमें, आप तक जो किए हैं? हाँ, एक बात और पूछनी थी। मुझे ऐसा लगा सूक्ष्म इच्छाएं जो है हाँ, वो वही कांक्षा है, वही भास है शायद, क्या कि जी स्पष्ट विचार में वही रहता वही है। क्या है, दूसरा भाषा क्या बोले, वही। भास भास, हम्म, जैसे कांक्षा हाँ आकांक्षा वाली बात रहती है ना, वांछा, है ना। तो हाँ हाँ स्पष्ट हाँ विचार नहीं है ना। तो हाँ, इसको भासना बोलेंगे क्या, सत्य भासना, या आकांक्षा बोलेंगे इसको, बेसिकली है ना। जो सूक्ष्म इच्छा है, हाँ हाँ, हाँ वो सही के अर्थ में होता हाँ, है ना। मगर स्पष्ट विचार और नहीं है, नहीं, विचार तो रहेगा ही, मगर स्पष्टता नहीं है, हम प्रमाणित कर स्पष्टता लेंगे। नहीं। नहीं है तो बिल्कुल इसको भास, सत्य भासना इसको बोलेंगे। बिल्कुल। और यही कांक्षा भी कहलाएगी, है ना। और तीव्र इच्छा हाँ जिसके बिना जीना नहीं होता है, वो आकांक्षा कहलाएगी बिल्कुल। शायद, है ना। हाँ बिल्कुल। ठीक, धन्यवाद। इच्छा के तो इसमें अब होना क्या है, तो जो तीव्र इच्छा है, तो हमारा सूक्ष्म इच्छा है, उसी को कारण इच्छा के माध्यम से तीव्र इच्छा में लाना, ये टोटल हाँ अध्ययन का मतलब जी, है ना। बढ़िया, तो ये ये अच्छा खोल। सूक्ष्म इच्छा है। हाँ, हम्म, जो न्याय धर्म विचार में या हाँ जी जी, सही के अर्थ में जो इच्छा है उसको ही तीव्र हाँ इच्छा में लाना। हाँ, जी वही प्रयोजन पूर्वक हमारा विश्लेषण होने लगे, तब विचारों में जी स्पष्टता होगी, तब हम हाँ प्रमाणित हाँ, करने स्पष्ट विचार बनेगा, धीरे से वही बिल्कुल। कारण इच्छा में आएगा, है ना, और प्रेरणा हम्म, मिलेगी और अनुमान बढ़ेगा। जी तब मतलब हम जिसके बिना रह ही नहीं बिल्कुल सकते, वो वाली बात आएगी। बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। ठीक, तो अभी हम इतने सारे लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, ये क्या है, कारण इच्छा।
ये क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म इच्छा को हाँ कारण इच्छा में लाके तीव्र इच्छा में तब्दील कर रहे हैं, उसको आगे ले जा रहे बढ़िया बढ़िया। हैं, है ना। इतने सारे लोग, हम लोग इतना सोच रहे हैं, पढ़ पढ़ के समझने का प्रयास करें, इतने सारे लोग हैं, एक वातावरण बना हुआ है। इसके अर्थ में फिर हम समझ रहे हैं वातावरण के साथ तीव्र इच्छा में लाने का प्रयास, ऐसे ही। तो अध्ययन का क्या मतलब हुआ, वातावरण अभी, है ना, वातावरण हम्म कारण इच्छा। जी हम्म जी जी जी। तो समय भी और है, बताइए आगे कुछ देर और कर रहे हैं कि रुके यहाँ पर। आप लोगों के अनुसार मैं चलूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, जी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही सुंदर। बस आज तो समय हो गया है, तो हाँ हाँ। कल फिर से चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, है ना। जी, आपका शुरुआत बहुत में बहुत कॉन्सेप्ट बनना थोड़ा समय लगता है, इसलिए काफी आराम से चलें, आगे हम थोड़ा सा और गति से चल सकते हैं। जी बिल्कुल भैया, आपका हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी सभी ठीक। को हाँ। रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। हम्म, और इसी के साथ जी आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। जी।